चलिए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नए चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। इससे पहले जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे या जब शुरू किए थे तो आपको पूरा डेफिनेशन हम लिखवाए हुए हैं कि जिस साइंस की फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लोग लाइट को पढ़ते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। लाइट के इसके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं वो कहलाता है ऑप्टिक्स। टोटल 3 ब्रांच में ये बढ़ता है। पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स और तीसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स। सबसे बड़ा पार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है जो कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मिरर को पढ़ा, लेंस को पढ़ा, प्रिज्म को पढ़ा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा जिसमें ह्यूमन आई था, माइक्रोस्कोप था, टेलीस्कोप था। ये सारा जितना डिटेल में चाहिए आपको वो सारा कुछ हम आपको करवा चुके हैं। अब उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है। अब नया सेक्शन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है क्या? वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। अब ऐसा है कि आप लोग में से कुछ लोग शुरू वाला इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे और हो सकता है कुछ लोग जो है 2-3 क्लास 4 क्लास बाद ज्वाइन किए होंगे तो उनका फर्स्ट डे वाला इंट्रोडक्शन छूटा हुआ होगा। तो हम इस वेव ऑप्टिक्स को शुरू कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर ही लेते हैं अपना और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो देखो है क्या इसमें डेफिनेशन समझना कि प्रकाश विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश के प्रकृति की व्याख्या करता है। प्रकृति कहने का मतलब प्रकाश वास्तव में होता कैसा है, क्या होता है। अभी तक जो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे ना उसमें ये सीख रहे थे कि प्रकाश के कारण क्या क्या हो सकता है। जैसे परावर्तन हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था, वर्ण विक्षेपण हो रहा था, तो ये सब चीज प्रकाश के कारण हो रहा था। अब यहां सीखना है कि भाई प्रकाश क्या है, उसको समझना है। तो प्रकाश क्या है और उसकी प्रकृति क्या होगी इस बात की हम व्याख्या करते हैं। साथ ही इसे तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है, मतलब इसी को हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाश के विभिन्न गुण जैसे कौन कौन सा? परावर्तन, अपवर्तन। अच्छा ये दोनों, अरे रुक जाओ, ब्रेक लो ब्रेक लो। ये परावर्तन अपवर्तन तो पढ़ चुके हो पहले भी, नाम जान रहे हो पहले से कि किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना परावर्तन और किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना अपवर्तन होती है। याद है ये? ऐसे ही जैसे अभी रिदम में चल रहा है ना वैसे ही सारा चीज आपको याद करना है, तब मजा आएगा तुमको पढ़ने में और हमको पढ़ाने में। उसके अलावे देखो नया चीज आ रहा है, किस नाम से? व्यतिकरण। एक ही सतह का मल्टी कलर दिखाई देना। सीडी डिश देखे होगे, पानी के ऊपर कहीं एक बूंद तेल गिर जाता है तो वो देखो अलग अलग रंग का दिखता है, अलग अलग रंग का दिखता है, रंगीन एकदम, तो वो दिखाई देना, वो सब व्यतिकरण कहलाता है। विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे पर से गुजरने पर अपने आप मुड़ जाने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अधोरवन क्या होता है कि जब प्रकाश सामान्य अवस्था में होता है तो यह अपने गति के लंबवत उपस्थित सभी दिशाओं में इसके विद्युत क्षेत्र के कंपन हो सकते हैं, उसे बाधित करके रोक करके और केवल एक दिशा में कंपन करवाया जाए तो इस कंपन करवाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। नहीं भी समझ में आया है कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम लोग मेनली इसी तीनों को इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी तो केवल नाम ही आ रहा है इसका। तो इन तीनों को पढ़ने वाले आदि का प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर? तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जाती है। यही होता है हमारा तरंग प्रकाशिकी। डेफिनेशन आप लोग का लिखा हुआ भी होगा शुरू से पढ़ रहे तो, और नहीं भी लिखा हुआ या लिखा हुआ भी है तो आप पहले इसको नोट करो। हम आपको अभी बताने वाले हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, हम आपको अभी बताने वाले हैं 1 दर्जन साइंटिस्ट का नाम। दर्जन समझते हो? हाँ, 12 साइंटिस्ट का नाम, 1 दर्जन साइंटिस्ट का नाम बताने वाले हैं जिनका केवल लाइट टॉपिक पर या जिनका लाइट पर केवल कुछ वैल्यूएबल रिसर्च, वैल्यूएबल कहने का मतलब काम का रिसर्च था। इसके अलावे भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे लेकिन उन सब का उतना इंपॉर्टेंट रिसर्च नहीं हो पाया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च था, उसमें से 12 साइंटिस्ट का नाम और उनका क्या रिसर्च था लाइट के बारे में वो सीखना। सबसे पहले देखो टॉपिक या हेडिंग हम लोग देंगे प्रकाश से संबंधित सिद्धांत। समझो पहले, फिर बारी बारी से लिखना सबको। सबसे पहले बताया था दकार्ते ने, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेस्क्रेट और हिंदी में कहते हैं दकार्ते। वैसे कोई साइंटिस्ट का नाम सुना होगा अरिस्टोटल, हिंदी में कहते हैं अरस्तु। तो कुछ साइंटिस्ट का वैसे नाम के अनुसार हिंदी इंग्लिश सेम में रहता है,
लेकिन इन दूगों का नाम में ना उल्टा पुल्टा हो जाता है, इंग्लिश अलग होता है, हिंदी अलग होता है। तो खैर दकार्ते नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया, सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि प्रकाश कैसा होता है, कणीय प्रकृति का होता है, मतलब कण होता है इसमें, कणीय प्रकृति का होता है, इसे कॉर्पस्कुलर कहा जाता है। इतना बात इन्होंने बताया, कणीय प्रकृति का होता है और कॉर्पस्कुलर कहा जाता है इसको। बाद में आए हमारे न्यूटन साहब और इन्होंने थोड़ा और डिटेल में इसी बात को समझाया कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिका, देखो स्पेलिंग जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेगा, और इसी नाम से लाइट के बारे में सबसे पहली किताब जो लिखी गई थी वो न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी, और उस किताब का नाम क्या था, ऑप्टिका। इसी से हमारा लाइट वाला जो फिजिक्स का ब्रांच है, उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स नाम दिए। जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो न्यूटन के द्वारा लिखी गई लाइट से संबंधित पहली किताब ऑप्टिका से ली गई है, इसीलिए ये ऑप्टिक्स बना है। तो ऑप्टिका में प्रकाश की व्याख्या किया, उसी बुक में सबसे पहले प्रकाश को बताया। और न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है एक द्रव्यमान रहित, रहित मतलब द्रव्यमान नहीं होना, और अदृश्य कणों का पुंज, अदृश्य मतलब दिखाई भी नहीं देता है, तो द्रव्यमान भी नहीं होता है और दिखाई भी नहीं देता है, ऐसे कणों का यह पुंज होता है जिसे कॉर्पस्कल्स कहते हैं। मतलब जो कॉर्पस्कुलर था वो सिंगुलर था, और वैसा वैसा ढेर सारा मिल जाएगा तो कॉर्पस्कल्स कहलाएगा, वो प्लुरल, हिंदी में इसको कहते हैं कणिकाएं कहा जाता है। और प्रकाश का सघन माध्यम में चाल अधिक होता है परंतु विरल माध्यम में चाल कम होता है। ये बात पढ़ के अगर आपको गलत लगे तो तुम ठीक हो, सही में ये बात गलत है। किसका, सघन माध्यम में चाल कम ना होना चाहिए, लेकिन न्यूटन बताया था कि नहीं, सघन माध्यम में ही चाल ज्यादा होती है और विरल माध्यम में चाल इसकी कम होती है, ऐसा बताया था न्यूटन ने। तो बताओ, दो साइंटिस्ट दकार्ते और न्यूटन, ये दोनों मिलके बताया कि प्रकाश कण होता है, कण होता है ये। अब सुनो आगे की कहानी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस, इन्होंने क्या बताया, हाइजेंस या हाइगेंस दोनों कहते हैं हिंदी में। तो इन्होंने क्या बताया, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रकाश कण है। ये बताया कि प्रकाश जो है तरंग है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित माध्यम प्रकाशवाही ईथर में गमन करता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम इन्होंने माना, उसको कहते हैं प्रकाशवाही ईथर, उसी में यह गमन करता है और आज तक उसकी खोज नहीं की जा सकी, बस मानना था इनका कैसा होता है। और इन्होंने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को सफलतापूर्वक, ऐसे लिखना है इसको, सफलतापूर्वक व्याख्या किया। मतलब इन्होंने सफलतापूर्वक इस बात की व्याख्या कर दिया कि परावर्तन कैसे होता है और अपवर्तन कैसे होता है। आपके सिलेबस की बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, वो सिर्फ एक है, ऐसे 2 गो है, लेकिन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एक क्वेश्चन, वो है हाइगेंस के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें या सिद्ध करें। और ये वाला क्वेश्चन हमको लगता है हर एक साल छोड़ करके एक साल या कभी कभी तो लगातार भी पूछा है। क्वेश्चन बैंक लोगे तुमको आइडिया मिल जाएगा, इसका अवेलेबल हो गया है, कल रहेगा इसके लिए ऑफर, तो कल टेलीग्राम पे आपको हम सूचना देते हैं इसके लिए। तो इस जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों को प्रूफ करके दिखा दिया। तो हुआ क्या कि भाई लोग, मतलब ऐसे तो न्यूटन ने कह दिया था कि प्रकाश कण है, इसने बताया कर प्रकाश नहीं, कण नहीं है, तरंग है, और अपवर्तन परावर्तन दोनों को प्रूव कर दिया। तो लोगों का ये मानना हुआ कि नहीं ठीक है कह रहा है, तू भी जो कह रहा है ठीक है, लेकिन न्यूटन बोले हैं कण है तो कने रहेगा, ऐसा। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, इसका नाम था फोकॉल्ट। फोकॉल्ट ने क्या किया, इन्होंने न्यूटन के सिद्धांत का खंडन किया। खंडन मतलब गलत साबित किया, तोड़ना नहीं होता, नियम क्या टूटेगा बताओ, शीशा है जो तोड़ देगा। तो ये खंडन किया मतलब गलत साबित कर दिया और बताया कि प्रकाश का पानी में चाल ज्ञात किया। मतलब सबसे पहले प्रकाश का पानी में चाल ज्ञात किया और ये बताया कि हवा की तुलना में पानी में प्रकाश का वेग कम होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक एवं सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। तो जबकि न्यूटन ने क्या बताया था कि विरल माध्यम में कम रहेगा और सघन माध्यम में अधिक रहेगा, तो उसकी बात उल्टी हो गई ना। तो इस चीज को इन्होंने गलत कहा और साथ ही इन्होंने दिखाया कि प्रकाश की चाल जो है वो विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होता है। सो लोग, फिर जितने भी लोग थे सब बोला नहीं बात तो ठीक है कह रहा है, लेकिन वो भी गलत नहीं बोले होंगे। अब न्यूटन जैसे साइंटिस्ट बोले तो गलत थोड़ी बोलेंगे, तो ये वाला बात था। उसके बाद फिर ये था अगला साइंटिस्ट जो इस बारे में रिसर्च किया, वो था फ्रेनल।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने माना कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति, प्रवृत्ति नहीं प्रकृति करना है इसको, प्रकृति का विद्युत चुंबकीय तरंग कर लेना, इसको अच्छा रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को सिद्ध किया। इन्होंने सबसे पहले मान बताया ऐसा कि भाई प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का और विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और इस आधार पर व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण को दिखा दिया। अपवर्तन परावर्तन तो पहले से हो गया था हाइगेंस के अनुसार ही तरंग मान करके, लेकिन वहां तक समस्या थी हाइगेंस वाले में और फौकॉल्ट वाले में और फ्रेशनर वाले में, ये इन दोनों में यहाँ तक समस्या क्या थी ना कि प्रकाश ठीक है तरंग है, लेकिन तरंग के बारे में उस टाइम उतनी जानकारी थी नहीं। तो हम लोग जैसे साउंड को एक तरंग मानते हैं वैसा ही तरंग माना गया। तो लोग पूछा तो साउंड को तो चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो उसको कौन सा माध्यम होता मिलता है? तो उसने बताया, हाइगेंस ने बताया कि भाई एक माध्यम है ईथर, जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित। तो लोग ईथर के बारे में पूछ लगे क्या होता है कैसा होता है, तो उसके बारे में व्याख्या नहीं हो पाई, तो लोग उनकी बात को मानने से इनकार कर लगे, ये कोई बात थोड़ी हुआ, खाली बोल दिया है, कुछ होता नहीं है, ऐसा हो गया कहानी उसमें। तब जो है चालाकी किया इन्होंने, फ्रेशनल ने, इन्होंने बताया कि भाई प्रकाश जो है वो तरंग तो है, लेकिन साउंड की तरह का तरंग नहीं है जिसको माध्यम चाहिए। प्रकाश एक नए प्रकार का तरंग है और जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग। और नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग को इसने नहीं बताया था, इन्होंने केवल अनुप्रस्थ प्रकृति को ही बताया था, सॉरी वो तो मैक्सवेल बताया था। तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति को बताया, और ये अनुप्रस्थ प्रकृति कहने का मतलब अगर प्रकाश यहाँ से सामने जा रहा है ना, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होंगे वो ऐसे ऐसे कंपन कर रहे होंगे, या प्रकाश जिस दिशा में भी जा रहा होगा ना उसके लंबवत इसमें कंपन होगा। अगर मान लो आपके हाथ में टॉर्च है, आप टॉर्च जलाए तो लाइट इधर की ओर जाएगा, इधर जाएगा, तो इसका कंपन जो है वो ऐसे ऐसे होते रहेगा, ऐसे जाता है ये। तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। इस बात को बताया किसने, फ्रेनल ने, और इस आधार पर व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण को ये सिद्ध करके दिखाया। तब लोगों को लगने लगे बात तो ठीक है, प्रकाश जो है तरंग ही होता होगा, लेकिन यहाँ पर वही समस्या थी वो माध्यम वाला, कि माध्यम इसमें नहीं समझ में आया था। इन्होंने नहीं बताया था, वो आगे मैक्सवेल ने बताया था कि माध्यम ही समझ में नहीं आता कि माध्यम कौन सा होगा। फिर उसके बाद अगला साइंटिस्ट आए और इनका नाम है कौन, यंग। मर के निपट चुके हैं, लेकिन नाम देख लो अभी भी यंग है, जवान ही है, जैसे जवान है यंग ही कहते हैं हिंदी में भी। ये क्या किए, एक द्विस्लिट का प्रयोग करके दिखाए। आगे पढ़ना भी है आपके इसी चैप्टर में, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण को सामान्य तरीके से करके दिखा दिया। कैसे होगा वो हम आपको दिखाएंगे इसमें। तो ये इसमें दिखा दिया, ये भी चीज जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या कर रहा था। मतलब यहां तक सभी जो है तरंग तरंग ही चर्चा कर रहा था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे वो आए इसमें रिसर्च करने, वो है मैक्सवेल। इनका रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट था इस मामले में। इन्होंने बताया, दिखाया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ प्रकृति का, अनुप्रस्थ प्रकृति की खोज तो हमारा फ्रेशनल पहले कर ही चुका था, और ये बताया कि अनुप्रस्थ प्रकृति का कैसा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप अगर याद करो तो आपको सबसे पहला लाइन हम इस चैप्टर में प्रकाश पढ़ाए थे, तो यही लिखवाए थे डेफिनेशन प्रकाश का, कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब यहाँ पर उस समस्या वो सॉल्व हो गया कि जो तरंग, प्रकाश तरंग तो होता है लेकिन साउंड की तरह का तरंग नहीं होता, एक नए तरह का तरंग है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं। तो जो ईथर उथर वाला बीमारी चल रहा है, ईथर है मिलवे नहीं करता है, पता नहीं है कि नहीं है, सही बोला कि झूठ बोला, ये सारा समस्या सॉल्व हो गया। तो ईथर वाला समस्या सॉल्व हो गया। इन्होंने बताया कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब समझो, प्रकाश जो है पहले दकार्ते और न्यूटन ने बताया था कि कण होता है, लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, अब देख लो, हाइगेंस, फौकॉल्ट, फ्रेशनेल, यंग, और उसके बाद अंतिम रूप से मैक्सवेल ने प्रकाश को तरंग सिद्ध करके और इससे जुड़ी सभी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सब कुछ को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई देखो ऐसा होता है। तो सब लोग मान लिए कि नहीं सही बात है, प्रकाश तो तरंग ही होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ ना बोलो। अब समस्या शुरू होता है। समस्या क्या हुआ,
उसके बाद देखो हर्ट्ज, नाम सुने हुए होगे। हर्ट्ज अपना एगो एक्सपेरिमेंट किया, और हर्ट्ज जो है अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को दिखाया कि किसी धात्विक सतह पर जब प्रकाश पड़ती, जो सोलर प्लेट अभी प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश पड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। तो उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिसे प्रकाश के तरंग प्रकृति के द्वारा व्याख्या नहीं किया जा सकता है। अब हो गया झमेला। झमेला ये कि प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर हम लोग सारा ड्रामा सॉल्व कर चुके थे, आई अपने एक्सपेरिमेंट में उसमें नया ड्रामा ला दिया कि भाई प्रकाश अगर तरंग हुआ ना तो प्रकाश के द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कभी संभव है नहीं। इसका मतलब क्या है, प्रकाश जरूर कण है। फिर से कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। अब इसके बाद देखो आगे आए वो, और हॉलबर्ग एंड लिनार्ड, दो अलग अलग नाम है, एक आदमी ने है ये दोनों भी जो है प्रयोग करके अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को ही दिखाया। अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ही दिखाया मतलब फिर से यही बात कि अगर प्रकाश तरंग है तो फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं कर सकता है। फिर से कंफ्यूजन की प्रकाश जरूर कण होगा। उसके बाद आए एक साइंटिस्ट और, नाम क्या है, कॉम्पटन। कॉम्पटन भी अपना एक प्रयोग करके एक प्रभाव दिखाया जो प्रकाश के कौन सी प्रकृति, कणीय प्रकृति की व्याख्या कर रहा था कि अगर प्रकाश कण होगा ना तभी ये संभव। ये भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसी में। फिर से कंफ्यूजन शुरू। ओ तरीके, पहले शुरू में दकारते और न्यूटन बोला था कण है, लगाने ठीक है बोल रहा है। बाद में सब मिलकर के हाइगेंस हुआ, फौकॉल्ट हुआ, फ्रेस्नेल हुआ, यंग हुआ और मैक्सवेल, इस सब मिलकर दिखाया कि नए प्रकाश कैसा है, तरंग है, और इस आधार पर वो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन सब कुछ प्रूव कर दिया। अब फिर समस्या क्या आ गया कि जो ये था, हर्ट्ज जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को दिखाया। ई प्रकाश के तरंग प्रकृति के अनुसार व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगली बार फिर साइंटिस्ट आया हॉलबर्ग, ये भी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को दिखाया, वो भी तरंग प्रकृति से नहीं हो सकता है। फिर कॉम्पटन जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी प्रकाश के तरंग प्रकृति से नहीं हो सकता है। मतलब ये सब जो है कणीय प्रकृति से हो सकता है। उसके बाद तो सबसे गजब का कमाल किया आइंस्टीन ने, नाम तो जाना पहचाना ही है। इनके बारे में तुम जानते हो, जिस चीज में हाथ लगाए हैं, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिए। ये क्या किए वो सुनो कि उन्हें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए प्रकाश वैद्युत समीकरण को बना दिया। और आगे पढ़ना भी है इसमें। प्रकाश वैद्युत समीकरण में क्या हुआ कि किसी सतह पर कितना आकर के एनर्जी आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गति करेगा, कितना धारा उत्पन्न करेगा, इस सब चीज को एक्सप्लेन करके रख दी। तो मतलब पूरी की पूरी कथा हो गई कि भाई प्रकाश तरंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश अगर तरंग है तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाइए नहीं सकता है किसी सतह से, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो हो रहा है। इस इक्वेशन के अनुसार वो धारा भी उत्पन्न कर रहा है, गति भी कर रहा है। तो जब सारा बात ये समझ में आ गया तब मामला हो गया भारी कंफ्यूजन। अब प्रकाश को हम तरंग मानते हैं तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन को तो सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, कॉम्पटन का प्रभाव, हर्ट्ज का प्रभाव, इस सब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, इस सब को हम प्रूफ नहीं कर पाते। अब प्रकाश को अगर कण मानते हैं तो फिर हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को दिखा सकते हैं, कॉम्पटन का प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन वो फिर परावर्तन अपवर्तन में झोलझाल हो जाएगा। तो हो गया भारी कंफ्यूजन। इन सभी चीजों के बीच में सबसे तेज एगो साइंटिस्ट निकला और इसका नाम है डी ब्रॉगली। बताए थे पहले भी। इस चालाकी क्या किया कि सबसे बढ़िया कौन बताया है तरंग के मामले में, मैक्सवेल, और सबसे बढ़िया कण के मामले में कौन बताया है, आइंस्टीन। ये कहा दोनों को मिला देते हैं हम, दोनों से चुराया मिला दिया, एगो नए थ्योरी को बताया कि अंत में डी ब्रॉगली ने यह बताया कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, मतलब तरंग भी होता है और कण भी होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। समझ रहे हो, ड्यूअल नेचर यहीं से शुरुआत होकर जाएगा अगले चैप्टर में। तो ड्यूअल नेचर का होता है और प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि का, तथा तरंग, ये तरंग नहीं, ये वाला कण होगा, कण प्रकृति के आधार पर कणीय प्रकृति लिखना, इसको लिख लेना यहाँ कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, कॉम्पटन प्रभाव आदि को दिखाया। मतलब तरंग भी है और कण भी है, दोहरी प्रकृति का होता है। तो तरंग प्रकृति के आधार पर ये सब परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, और कणीय, ओ साइंटिस्ट अरे सीख ले पहले फिर छापना। और तरंग कणीय प्रकृति के आधार पर जो जो प्रॉब्लम आ रहा था उन सबको दिखा दिया।
ये वाला को मैथ वाला में। तो इस तरीके से सारा कुछ ये दिखा दिया। अब जब सारा कुछ दिखा दिया मतलब सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व, सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया ये कि अब जो है तरंग प्रकृति भी है और कण प्रकृति भी है। इस प्रकार से हमारा मतलब प्रकाश के बारे में रिसर्च हुआ है। अब इतना कहानी सुनने के बाद तुमको एक बात और लग रहा होगा कि क्या सर प्रकाश के बारे में पूरा जान गए हैं? अभी भी नहीं जाने। इतना साइंटिस्ट, तुम जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम सुने हो, न्यूटन, आइंस्टीन, सब इसमें है, लेकिन आज भी प्रकाश के बारे में बहुत सारी बात जाननी। अभी हाल में हम रिसर्च कर रहे थे, बताए ना कि ऊपर सोलर पावर प्लांट लगना है छत पे, 10 दिन में लग जाएगा वो। तो उसमें हम पता कर रहे थे, तो जो बताने वाले वो बताए ना कि जो सोलर पैनल हम लोग लगाते हैं अभी, तो हमको ऐसा लगता था, तुम लोग को भी लगता होगा, जितना धूप पड़ेगा वो सब एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ जो भी पैनल है ना, वो मात्र 15 से 20% एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। अब तुम सोच के देखो, मात्र 15 से 20% एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। अब तुम लोग का काम ये है कि पढ़ लिख के बढ़िया वाला साइंटिस्ट, इंजीनियर बने और इस पर और रिसर्च करें और कुछ नया इसमें बनाए। सोचो, जिस दिन हम 100% एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, तुम सोच के देखो कितना सब कुछ फास्ट हो जाएगा। और मतलब सब कुछ फास्ट क्या, इलेक्ट्रिसिटी कितना, एगो छोटे को पैनल लगावेंगे पूरा घर चला सकते हैं उसमें। अभी बोला है कि 16 पैनल लगेगा ऊपर में आपके, और तब जो है ये जितना चीज है अभी लगा हुआ वो सब चल सकता है, हो सकता है बढ़ावे पड़ जाए। और आगे बोला है कि अगर कुछ बढ़ाइएगा और जैसे नीचे, जैसे ऊपर जितना सेटअप लगा हुआ है उतना अगर निचले हॉल में भी आप लगाइएगा तो 14 को और लगा लीजिएगा तो 30 पैनल हो जाएगा। तो फिर आपका पूरा आराम से पूरा बिल्डिंग में चल सकता है बस। हाँ, तो पूरा छत पर जो है वो छप्पर डला जाएगा। समझ में आया? तो अभी प्रकाश में बहुत सारा रिसर्च किया जाना बाकी है, ये सब आपके जिम में है। और तुम लोग ऐसे नालायक होते हुए जा रहे हो कि ढंग के चीज पर काम करने और ध्यान देने के बजाय तुम लोग जो है खाली बकैती काटल सीखा है। बढ़िया से पढ़ो, समझा?